ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। अद्विक ने यश से कहा, यश एक पार्टी रखो। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फ्लश्ड उसने मन में कहा, मैंने इसे इतनी बड़ी बात सुना दी और यह पार्टी की बात कर रहा है। स्मग। तभी अद्विक की आवाज आई। उसने कहा, अपना दिमाग कम चलाओ और जैसा कहा है वैसा करो। ध्यान रखना है, इस पार्टी में हर बड़े छोटे बिजनेस में आने चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यश ने कहा, जी समझ गया, पर क्या दैत्य आएगा? अद्विक ने कहा, क्यों नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स। जहां तक हमने जाना है उसका टारगेट हम और हमारी जान का परिवार है। अब तक वो अपनी चले चलते आया था, अब हम चलेंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। और एक ही बार में देंगे सह और मात। स्माइल विद हॉर्न्स। वही पास में खड़ा राजन बोला, सर मेरे लिए और कोई काम? आदित्य ने कहा, तुम्हारी और राही की उस होटल की वीडियो है। राजन ने कहा कि सर उसमें वीडियो में सब है जब वो अपना गुनाह कबूल कर रही थी। गुड राजन, अब तुम जा सकते हो। वही यश ने अपने आप से कहा, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तो गुड नहीं बोला और इस साले ने उस कमीनी के साथ रात गुजार के आया तो गुड हो गया। स्मर्क स्मर्क। अद्विक ने कहा, ज्यादा दिमाग मत चला और कल की पार्टी की तैयारी कर। अभी के लिए चल, थोड़ा तुझे तेरी फेवरेट बियर पिलाता हूँ। इतना कह यश को उसी विला के बने मिनी से बार में ले गया। वही आदित्य चाहत के मिलने चला गया। सीघानिया विला। राही इस समय अपने हाथों में वही पैकेट ली हुई थी जो चाहत ने बदल दिया था। उसने अपने आप से कहा, कल ही सबको ये ड्रग्स देना होगा। फिर मुस्कुराते हुए चाहत डाली, कल तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जीने वाली हो और अपने आंखों में अपनों के लिए नफरत लेकर मरने वाली हो, जब सभी लोग मेरी इसरो पे नाचेंगे, खासकर तुम्हारे दोनों पति, और उन्हें ये ड्रग्स कैसे देना है। स्माइल विद हॉर्न्स। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इतना कह राही ने बेड पर गिर गई। फिर होटल वाली रात को याद करते हुए बोली, उस आदमी के साथ रात गुजार के मजा आ गया। स्माइल विद हॉर्न्स। राही ने फोन लगाया और बोली, सर मेरे लिए और कोई काम? दैत्य ने कहा, लगता है तुम्हारे शरीर की गर्मी अभी तक गई नहीं। राही ने कहा, अब आदत आपने ही मेरी बिगाड़ दी है, तो क्या करूं? स्माइल विद हॉर्न्स। वही दैत्य ने कहा, अब काम की बात सुनो, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। कल हमें अपने प्लान को आजम देना है। वही राही ने कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं उस ड्रग्स को किसी भी तरह सबको दे दूंगी। स्माइल विद हॉर्न्स। गुड। इतना कह दैत्य ने फोन काट दिया। स्मर्क। वही चाहत अपने कमरे में सो रही थी। तभी आदित्य चाहत के पास आया और उसके बगल में लेट गया। फिर चाहत के माथे को चूम कर बोला, कल हमारी बेगुनाही का सबूत तुम्हें मिलने वाला है बच्चा। फिर हम और आप एक साथ रहेंगे। बस कल का दिन बच्चा, बस कल का दिन। ऐसे ही आदित्य भी सो गया। ऐसे ही सुबह हो गए। चाहत की आंखें फोन की घंटी सी खुली। उसने नींद में ही फोन रिसीव कर कान पर लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम अपने जो पैकेट दिया था उसमें बहुत बड़ी बात पता चली है। ये सुनते ही चाहत की आंखें पूरी तरह से खुल गई और उसने एक टूक में बोली, बोलो। चाहत की आवाज सुन दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, मैम जो आपने पैकेट दिया था वो एक तरफ का ड्रग्स है जो किसी को भी देने पर वो इंसान अपनी सारी पुरानी यादों को भूल जाता है और उसकी दिमाग में चाहे जो बातें भर सकती है। एक तरह से कहा जाए तो ड्रग्स देने वाले इंसान का गुलाम बन जाता है। ये ड्रग्स विदेश में कहीं कहीं पाए जाते हैं, पर अपने इंडिया में कैसे आया ये बहुत हैरानी की बात है। इतना सुन चाहत में फोन काट दिया। फिर कुछ सोचने लगी। उसने खुद से कहा, तो क्या इसका मतलब राही ने सबको ड्रग्स दिया हुआ था? डेड पैन फेस। मेरा रिबॉर्न होने से पहले। फिर अपने ही दोनों हाथों को सर पर रखकर बोली, मैं पागल हो जाऊंगी, किसे पूछूं अपने सवालों का जवाब। तभी चाहत को गुरुजी याद आए और वह झट से उठकर फ्रेश होने चली गई और तैयार होकर गुरुजी से मिलने चली गई और उसने खुद से कहा, मेरे सवालों का जवाब केवल गुरुजी ही दे सकते हैं। पाउटिंग। चाहत अपनी गाड़ी एक सुंदर सी कुटिया के सामने रोकी। वो कुटिया लकड़ियों का बना हुआ था। वहां एक पॉजिटिव एनर्जी थी, एक सुकून था जो चाहत को बहुत अच्छा फील हो रहा था। चाहत कुटिया के अंदर गई और सामने देखा गुरुजी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी गुरुजी ने आंखें बंद किया ही बोला, मुझे पता था एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। स्माइलिंग फेस। वही चाहत ने गुरुजी को प्रणाम कर बोली, तब आपको ये भी पता है कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ? गुरुजी आंखें खोल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है, बस तुम उस जवाब से निश्चित होना चाहती हो कि वो सही है या गलत। स्माइलिंग फेस। तो तुम्हें बता दूं, तुम्हारी मन में चल रहे सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। ये सुनते ही चाहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, तो इसका मतलब मेरा परिवार भी?
गुरुजी ने कहा, हाँ तुम्हारा परिवार को राही ने अपने तरीके से ढाल दिया था, उन्हें तो पिछला कुछ याद ही नहीं था, उन्होंने वही किया जो राही ने उनके दिमाग में भरा हुआ था। वरना तुम ही सोचो, अपनी बातों को याद करो, क्या तुम्हारी माँ पहले से ही ऐसी थी? वह कितना भी तुम पर गुस्सा कर लेती, पर क्या एक माँ अपनी बच्ची को मार सकती थी? स्माइलिंग फेस। इतना सुनते ही चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकाल अपने गाड़ी में बैठकर चली गई। पूरे रास्ते चाहत की आंखों से आंसू गिरते गए। उसने खुद से कहा, रूहिका गुप्ता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपने परिवार से बेहद नफरत की, अपने पतियों से बेहद नफरत की। चाहत ने अपनी गाड़ी सिंघानिया विला जाकर रोकी और कार से बाहर निकल विला को देखने लगी। आज उसे ये विला सुकून पहुंचा रहा था। चाहत ने अपनी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। वो मेन गेट के पास खड़ी होकर अंदर की तरफ देखने लगी। उसे वो बातें याद आई जब रुद्र उसके पीछे पीछे दौड़ा करता था खाना खिलाने के लिए, और कैसे रेहान और अतुल को परेशान करती थी आए दिल। तभी चाहत की नजर डाइनिंग टेबल के पास गई जहां उसकी मां खान की प्लेट लगा रही थी। वही विराज जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये देख चाहत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर रेहान और अतुल पर गई जो आपस में बातें करते हुए डाइनिंग टेबल के पास ही आ रहे थे। चाहत अंदर की तरफ बढ़ी और धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगी। तभी एक आवाज आई, मॉम जल्दी नाश्ता निकाले, बहुत लेट हो गया है, वैसे भी आज पार्टी है, राठौर विला में अल ऑफिस से जल्दी आना होगा। अनअम्यूज्ड। ये आवाज सुन चाहत सीढ़ियों की तरफ देखी जो रुद्र नीचे आ रहा था। 3 ही सीढ़ियां बची थी। तभी रुद्र का पैर फिसला और नीचे की तरफ गिरा, जिससे चाहत की एक जोरदार चीख निकली। भाई! ये सुन सब की नजर चाहत की तरफ चली गई जो दौड़ते हुए रुद्र के पास आए और उन्हें पकड़ के बोली, कहाँ ध्यान रहता है आपका, आप सीढ़ियों से अच्छे से उतर नहीं सकते। लुक ऑफ ट्रायम्फ बच्चे हैं क्या आप, देख कितना लग गया आपको। वही रुद्र की आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे। उसने भारी आवाज से कहा, बच्चा मैं ठीक हूं, आप परेशान ना हो। वही चाहत ये आवाज सुन अपने होश में आई और उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर गई जो आंसुओं से भीगा था। चाहत ने कहा, ये सीरियल की बहू की तरह रोना बंद करें, बहुत ही बकवास लग रहे हैं। स्मक। ये सुन रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और झट से चाहत को गले लगा लिया। मैंने अपनी बेटी को बहुत मिस किया, लाउडली क्राइंग। बहुत। रुद्र को इतना दुखी देख चाहत के आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्र को अपने से दूर करते हुए बोला, भाई बस भी करो, मुझे आपकी तरह रोना नहीं आता। स्मक। ये सुन सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, स्माइलिंग फेस। अर्चना ने कहा, नाश्ता तैयार है, अब चल के नाश्ता भी कर लो। ये सुन चाहत रुद्र का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल के लगे कुर्सी के जाकर रुद्र के साथ बैठ गई। वही उसके बगल में हिचकिचाते हुए रेहान और अतुल भी बैठ गए। सभी डाइनिंग टेबल के पास अपने जगह पर बैठ गए। तभी वहां राही आई। उसकी नजर चाहत पर गई जो अपने तीनों भाई के बीच बैठी थी। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था राही को नहीं पता था, क्योंकि वो अपने कमरे में थी। राही ने चाहत से कहा, तुम मेरी जगह बैठी हो। चाहत ये सुन उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने कहा, बच्चा आप बैठो और राही आप वहां ही बैठ जाओ, मेरी बच्ची मेरे पास ही बैठी। इतना कह रुद्र अपने हाथों से चाहत को खाना खिलने लगा। वही राही आंखें फाड़े देखने लगी, फ्लश्ड। तभी अर्चना ने कहा, बेटा आप भी बैठे और नाश्ता कर ले। अर्चना जी चाहत की तरफ देखी और हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैंने खीर बनाई है। तो ओहो मोम खीर बनाए हैं और आप मुझे अब बता रही हैं, जानती है ना अतुल भैया सब खीर खा जाएंगे और मुझे मिलेगा भी नहीं, इसलिए पहले मुझे जल्दी से दीजिए। वही अतुल ने जैसे ही सुना कि चाहत उसे भाई बुला रही है, उसकी आंखें हल्की सी नमी हो गई और झूठा नाटक करते हुए कहा, हाँ तो क्या ना, वो भी मेरी फेवरेट खीर है, भला कैसे छोड़ दूं। वही रेहान भी अब चाहत को देख रहा था कि कब उसे भी भाई बोले। चाहत ने कहा, ओफो रेहान भाई अब आप मुझे इस तरह देखना बंद करें, नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए, देखिए ना भाई, रेहान भाई मुझे कैसे नजर लगा रहे हैं, टंग आउट। वही राही ने खुद से कहा, ये सब कैसे हुआ, पर जो भी हो बस कुछ देर और उसके बाद सब मेरा होगा। पाउटिंग। आज कई महीनों बाद सिंघानिया फैमिली में खुशियां आई थी। ऐसे ही सभी ने नाश्ता कर लिया। रुद्र ने कहा, आज शाम को राठौर के यहाँ पार्टी है तो हम सबको जाना है। सब ये सुन गर्दन हाँ में हिलाई और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, स्माइलिंग फेस। दोपहर का वक्त, चाहत का कमरा। चाहत रुद्र की गोद में सर रखकर आंखें बंद की हुई थी। रुद्र प्यार से चाहत के सर को सहला रहा था। तभी दरवाजा खुला। अधिक और कशिश अंदर आए। वो कुछ दिनों के लिए बाहर ट्रिप पर गए थे। जब उन्होंने चाहत को रुद्र की गोद में सर रखकर सोते हुए देखा तो हैरान हो गए, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही देर में चाहत सो गई। रुद्र ने चाहत को अच्छी सी लिटाकर कंबल से उड़ा दिया और माथे पर किस कर वहां से चले गए और बाहर निकलकर आज जो भी हुआ सब कशिश और अधिक को बता दिया। कशिश अधिक बहुत खुश थे। वह भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। चाहत हल्के नींद में सोई रही थी। तभी उसे किसी होने का एहसास हुआ। उसे एहसास को वह जान गई कि यह कोई और नहीं अद्विक था।
अद्विक चाहत के बगल में लेटकर उसके गालों को सहला ही रहा था कि चाहत एक झटके में उठकर अद्विक के ऊपर जा बैठी और कहा, डियर हस्बैंड, गालों को सहलाओगे या कुछ करोगे भी? दिल। ये सुन अद्विक एक बार के लिए चौंक गया, फिर अपने आप को संभालकर तुरंत चाहत को अपने नीचे कर लिया और कहा, क्या कहा तुमने? चाहत ने कहा, मैंने अपनी इच्छा अपने हस्बैंड से बताई। और क्या कहा? या फिर मैं किसी और के अनअम्यूज? चाहत ने इतना ही कहा था कि अद्विक ने चाहत की होठों पर अपने होठ रख दिए और काफी डीप किस करने लगा, चुंबन का चिन्ह। आज इस किस में अलग बात थी। आज चाहत भी अद्विक को किस कर रही थी। जिस अद्विक धीरे धीरे बहकने लगा, उसके हाथ चाहत की पूरे शरीर पर चलने लगे, वही चाहत के हाथ भी अद्विक के बालों को सहला रहे थे। अद्विक धीरे से बुदबुदाया, मुझे कभी छोड़कर मत जाना बीवी, कभी मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा। फिर अद्विक सर उठाकर चाहत की आंखों में देखने लगा। चाहत अद्विक के आंखों के सवाल समझ गई और बोली, मैं तुम्हारी ही हूं, मुझे जैसा चाहो वैसा प्यार कर सकते हो। इतना सुनते ही अद्विक चाहत के कपड़ों एक झटके से निकाल के फेंक दिया। इस एक्शन से चाहत एक पल के लिए हैरान हो गई, फ्लश्ड, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, क्या बात है डियर हस्बैंड, बहुत जल्दी में है आप? ये सुन अद्विक ने कहा, जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो भला कोई कैसे खुद को कंट्रोल करे? वैसे भी इतने दिन तक कंट्रोल खुद को किया कम है क्या? लेकिन अब नहीं, अब तो मेरी बीवी खुद चाहती है कि मैं उसे प्यार करूं। इतना कहा अद्विक चाहत के होठों पर किस करने लगा और काफी डीपी किस करने लगा। चुंबन का चिन्ह उस किस में चाहत भी अद्विक का साथ दे रही थी। कुछ देर यूं ही किस करने के बाद अद्विक चाहत के साथ गर्दन के पास आया और उन्हें किस और शक करने लगा, जिससे चाहत की सिसकियां बढ़ गई। वो अपने हाथों से अद्विक के सर को बड़ी प्यार से सहला रही थी। दिल। अद्विक किस करते हुए चाहत के नीचे की तरफ आया और वहां पर होठों को रखकर काफी फोर्सफुली किसी और शक करने लगा। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। जब अद्विक ने देखा चाहत शांत हो गई है तो उसने अपने मूवमेंट शुरू कर दी। कुछ देर बाद अद्विक चाहत के साथ रोमांस करने लगा। ऐसे ही कुछ देर बाद अद्विक चाहत को लेकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो चाहत को सीधा बेड पर लाकर उसके साथ लेट गया और चाहत के बालों को सहलाने लगा। अद्विक ने कहा, जान आज शाम को पार्टी है तो समय से चली आना और फिर कल से तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, चुंबन का चिन्ह दिल। ये सुन चाहत ने हल्के से हाँ में जवाब दिया और गहरी नींद में सो गई। वही चाहत के सो जाने के बाद अद्विक चाहत के बगल से उठा और एक नजर चाहत को देख उसके माथे पर किस कर वहां से चला गया, चुंबन का चिन्ह दिल। आज अद्विक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक थी, जो सिर्फ चाहत वजह से थी। दिल। चाहत की आंखों में 4 बजे खुली। वो उठकर बेड से बैठ गई। तभी उसकी नजर बगल में रखे टेबल के पास रखे कागज पर गई। चाहत ने वो कागज उठा लिया, फिर उसे खोल के पढ़ने लगी। जान आपके लिए मैंने दावा डोरा में रख दी है, उसे खा लेना जिससे आपको आराम मिल जाएगा, दिल। और हाँ, आज समय पर आ जाना, फिर कल से तुम अपने घर रहोगी, ना कि अपने मायके में, दिल। ये पढ़ते हैं चाहत के चेहरे हल्की सी स्माइल आ गई। फिर पास में रखे फोन को लेकर अद्विक को फोन लगाया। वही अद्विक जो अपने विला लैपटॉप में अपने काम में लगा हुआ था। फोन की घंटी सुन उसकी नजर फोन के फैलिश हो रहे नाम पर गई, जहां जान दिल सो हो रहा था। ये देख अद्विक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने जल्दी से फोन उठाकर रिसीव कर कान पे लगते हुए कहा, क्या बात है, लगता है हमारी जान का मन हमारे बेग्यार नहीं लग रहा। अद्विक की बात सुन चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, दिल स्माइलिंग फेस। अब क्या करे, जिसका हस्बैंड इतना हैंडसम हो तो कोई भी बीवी भला क्यों दूर रहना चाहेगी, दिल। चाहत की बात सुन अद्विक के चेहरे की स्माइल और बढ़ी ही गई और मुस्कुराते हुए कहा, तो कहो आ जाओ तुम्हें लेने। जिसे सुन चाहत मुस्कुराते हुए बोली, डियर हस्बैंड आप भूल रहे कि मुझ पर आपका ही नहीं मेरे डेविल पति का भी हक है, दिल। जिसे सुनते ही अद्विक हम्मम में जवाब देकर कहा कि वो तो इस वक्त ऑफिस में है, दिल। जिसे सुन चाहत बोली, ओके तो मैं जाकर ऑफिस में ही उनसे मिल लेती हूँ। इतना कह चाहत ने फोन काट दिया, फिर दवा लेकर जल्दी से फ्रेश होने चली गई। चाहत फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आई और एक ग्रीन कलर की साड़ी निकालकर उसे पहन लिया। हाथों में मैचिंग चूड़ियां, होठों पर डार्क लिपस्टिक, कानों में झुमके और बालों को खुला छोड़ दिया, दिल। इतने में ही चाहत बाला की खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं नीचे हॉल में इस वक्त रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नजर चाहत के ऊपर पड़ी जो सीढ़ियों से अपनी साड़ी पकड़े आराम से उतर रही थी। ये देख रुद्र चाहत के पास आकर उसे आराम से उतरते हुए बोला, दिल बच्चा अभी तो पार्टी जाने में टाइम है, तो तुम अभी से क्यों तैयार हो गई। जिसे सुन चाहत बोली, भाई हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, स्माइलिंग फेस। जिस सुन रुद्र ने कहा, फिर आप कहाँ जा रही है। रुद्र की बातों को सुन चाहत अपनी नजर शर्म से झुकते हुए बोली, ओ हम आदित्य से मिलने उनके ऑफिस जा रहे हैं।
ये सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेमन तो ये बात है। फिर सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, आराम से जाना। जिसे सुन चाहत ने कहा, जी भाई। स्माइलिंग फेस। इतना कह चाहत रुद्र के गले लगा कर फिर बाहर निकल गई। वही दूर खड़ी रही ये सब देख गुस्से से अपने आप से बोली, पाउटिंग छोटा सा भूत, बस कुछ घंटे और उसके बाद फिर ये सब कुछ मेरा होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। वही चाहत कार में बैठकर आदित्य से मिलने ऑफिस के लिए निकल गई और कुछ ही देर में चाहत ऑफिस पहुंच गई। फिर एक लंबी सांस लेकर खुद से बोली, चल चाहत बेटा अपने डेविल पति से मिलने। चाहत जैसे ही ऑफिस पहुंची उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और हल्का हल्का डर भी लगने लगा। दिल रिलीव्ड फेस। इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था क्योंकि पार्टी की वजह से सभी स्टाफ को छुट्टी दे दी गई थी। चाहत धीरे कदमों से लिफ्ट में गई और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। डिपार्टमेंट स्टोर। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी वैसे वैसे चाहत के दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। दिल दिल। लिफ्ट जैसे ही टॉप फ्लोर पर रुकी और धीरे से लिफ्ट का गेट खुला, चाहत बाहर आकर आदित्य के केबिन की तरफ देखते हुए एक गहरी लंबी सांस ली। फिर खुद से कहा, चाहत तो इतना घबरा क्यों रही है और खा थोड़ी ना जाएगे। फ्यू। चाहत आगे बढ़ो क्योंकि वही तेरी मंजिल है और अगर इसी तरह डरती रहोगी तो काम कैसे चलेगा। भूलो मत तुम उनकी बीवी हो। इतना कह चाहत अपने आप को दिलासा देकर आदित्य के ऑफिस केबिन के पास जा पहुंची। डिपार्टमेंट स्टोर। उसने धीरे से गेट खोल पहले अपना सर अंदर की तरफ कर अंदर का नजारा देखने लगी। चाहत ने देखा कि आदित्य कुर्सी पर बैठ कांच के बने बड़े से टेबल पर रखे लैपटॉप में अपनी उंगलियां काफी स्पीड से चलकर कुछ टाइपिंग कर रहा था। पीसी। इस वक्त आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था पर उसके माथे पर बिखरे बाल, उसकी नीले आंखें और आदित्य की पर्सनैलिटी इसे काफी हॉट और हैंडसम बना रहे थे। दिल स्माइलिंग फेस। अगर कोई लड़की इस हालत में आदित्य को देखती तो उसी वक्त उस पर मर मिटती। स्माइलिंग फेस। दिल। वही हाल चाहत का भी था। वो एक टक केवल आदित्य को देखे जा रही थी। फ्लश्ड। तभी एक आवाज आए, वहां खड़ी खड़ी मुझे देखना ही है कि मेरे पास भी आओगी। स्माइल विद हॉर्न्स। वही आदित्य की आवाज सुन चाहत झेप गई और अंदर आते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं आई हूं। अनअम्यूज्ड। चाहत की बात सुन आदित्य ने चाहत को अपने पास आने का इशारा किया जिसे समझ चाहत आदित्य के पास चली गई। वही आदित्य चाहत को अपने गोद में बैठते हुए खुद से चिपका लिया और चाहत के होठों को अपने अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मुझे अद्विक ने मैसेज और रुद्र ने फोन किया था। जिसे सुन चाहत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलते हुए बोली, ओ तो ये बात है। चलो अच्छा है, वैसे आपका काम कब खत्म होगा। आज घर पर आपने पार्टी रखी है और आप अभी तक ये है। रिलीव्ड फेस। चाहत की बात सुन आदित्य चाहत के चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए बोल, बस 2 घंटे और। क्या 2 घंटे। फ्लश्ड। अरे ऐसा कौन सा काम है जो पार्टी से ज्यादा जरूरी है। अनअम्यूज्ड। चाहत की बातें सुन आदित्य ने कहा, बस अभी अभी वो काम मुझे याद आया है और सच कहूं वो काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। दिल। ये सुनते ही चाहत खुशी से बोली, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जिसमें मजा आता है, मुझे भी करना है। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही आदित्य ने कहा, डोंट वरी बच्चा, इस काम में केवल मुझे तुम्हारी ही जरूरत है, उसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन चाहत सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगी। वही आदित्य जो अभी तक चाहत को देख कंट्रोल किए हुए था, उसने चाहत के बालों को पीछे से पकड़ और दूसरे हाथ से खुद से चिपकाते हुए होठों पर किस करने लगा। आदित्य का ये एक्शन देख चाहत टुकुर टुकुर आदित्य को देखने लगी। वही आदित्य चाहत को किस करने लगा हुआ था। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। आदित्य की किस काफी डिप थी, जैसे वो इतने सालों का कसर आज ही निकाल रहा हो। दिल। कुछ देर यूं ही किस करने के बाद आदित्य चाहत के होठों को छोड़ चाहत को गोद में उठा लिया और उसी केबिन में बने कमरे में ले जाकर बेड पर बड़े प्यार से लिटा दिया। यार अब पैसे वाले हैं तो उस कमरे में सारी सुख सुविधा तो होगी ही ना। रिलीव्ड फेस। फिर आदित्य चाहत के पास आते हुए बोला, बच्चा तुमने अद्विक को उसका हक दिया, अब मुझे भी चाहिए। वही चाहत आदित्य की बातें सुन शर्म से अपने पलके नीचे कर ली। आदित्य ने चाहत के भी कपड़े धीरे धीरे रिमूव कर दिया। फिर आदित्य चाहत के होठों पर फिर से किस करने लगा। ऐसे ही कुछ ही देर में उस कमरे में चाहत की सिसकियां और आदित्य की आहें की आवाज आने लगी। लगभग 1.5 घंटे बाद चाहत ने थके हुए आवाज में कहा, हबी अब प्लीज रुक जाए, अब मैं थक गई हूं। वही आदित्य अपनी मोमेंट करते हुए बोला, नो बच्चा मैं अब नहीं रुक सकता। इतना कह आदित्य ने अपनी मोमेंट फास्ट कर दी और कुछ ही देर में वही चाहत बेहोश हो गई। चाहत को बेहोश देख आदित्य ने कहा, सॉरी बच्चा पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कह अपनी मोमेंट तेज कर दी। आज चाहत अपने दोनों पतियों को पाकर पूरी हो गई थी, लेकिन वो तीनों नहीं जानते थे कि अभी इनकी लाइफ में एक तूफान आने वाला है जो बहुत कुछ बदलने वाला है। फ्लश्ड फ्यू। वही राठौर विला में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। कुछ देर में वहां चाहत की फैमिली भी आ गई। ये देख अद्वैक उनके पास चला गया। आकाशगंगा आकाशगंगा आकाशगंगा, रात के सितारे रात के सितारे।
तभी अधिक ने, क्या बात है अद्विक, आज तेरे चेहरा बता रहा है कि जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। ग्रेन। अधिक की टांग खिंचाई देख अद्विक ने अधिक को खा जाने वाले नजरों से घूरा। छोट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अर्चना जी बोली, बेटा आदित्य और चाहत नजर नहीं आ रहे, जिसे सुन अद्विक ने कहा, वे दोनों आते ही होंगे। वही राही इन सब से अलग उसी हॉल में मौजूद एक वेटर को कुछ पैसे देते हुए बोली, ये इस पैकेट अंदर जो पाउडर है इसे ड्रिंक में मिलाकर गिर, उंगली से इशारा करते हुए उन सबको दे देना, समझे। वही वेटर डरते हुए बोला, अगर किसी को पता चल गया तो फ्यू। उस वेटर की बात सुन राही बोली, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कि इन्हें पता चलेगा तब तक सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह राही उस वेटर को कुछ समझाकर अर्चना जी के पास चली गई। उस पार्टी हॉल में सभी अपना ड्रिंक एंजॉय करते हुए पार्टी का आनंद ले रहे थे। बियर का प्याला, ट्रॉपिकल ड्रिंक, कॉकटेल। अर्चना जी कशिश वहां आए लेडीज से बातें कर रही थी तो वही अद्विक, अधिक, रुद्र और बाकी सब मिलकर बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अद्विक का फोन रिंग करने लगा। एक से सुन अद्विक ने अपने जेब से फोन को निकाल कर देखा तो आदित्य का फोन था। ये देख अद्विक उन सब से थोड़ा दूर होकर फोन रिसीव किया। सेल फोन विद एरो सेल फोन। फोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा, मैं बच्चा को पीछे वाले रास्ते से ला रहा हूं। ये सुन अद्विक ने कहा, जान ठीक तो है। वहीं दूसरी तरफ से आदित्य ने एक नजर चाहत को देखा जो बेहोश थी। उसे देखते हुए कहा, घर आके बताता हूं। इतना कह चाहत ने फोन कर दिया। कुछ ही देर में आदित्य चाहत को विला के पीछे रास्ते से लेकर अपने कमरे तक पहुंच गया। उस कमरे में अद्विक भी था जो दोनों का इंतजार कर रहा था। अद्विक की नजर चाहत पर गई जो बेड आराम से सो रही थी। ये देख अद्विक आदित्य से कहा कि भाईजान इस वक्त सो क्यों रही है। अद्विक की बातें सुन आदित्य ने कहा, बच्चा सो नहीं रही है बल्कि बेहोश है। ये सुनते ही अद्विक आदित्य से कहा, क्या हुआ जान को। फिर चाहत के पास बैठकर सर को छूते हुए कही, इसे बुखार तो नहीं। तभी आदित्य ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जान मुझे झेल नहीं पाई, इसलिए वो बेहोश हो गई। आदित्य की बात सुन अधिक चाहत की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा तुम्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा, वरना तुम रोज इसी तरह बेहोश होती रहोगी। स्माइल विद हॉर्न्स। फिर अद्विक ने चाहत को अच्छे से कंबल से ओढ़ा दिया और बड़ी ई का टेम्परेचर नॉर्मल कर दोनों कमरे से बाहर निकल पार्टी अटेंड करने चले गए, क्योंकि उन्हें अपने प्लेन को भी आजम देना था। छोटा सा भूत। इस बात से अनजान कि उनके कमरे के बालकनी में एक और शख्स खड़ा होकर ये सब नजर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी जो आने वाली तूफान को बयां कर रही थी। एपिसोड 25, राही की सच्चाई सबके सामने, दैत्य की चाल। अद्विक और आदित्य चाहत को कमरे में छोड़कर नीचे हॉल पार्टी में चले गए, क्योंकि उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना था। इस बात से अनजान उनके कमरे के बालकनी में एक आदमी खतरनाक स्माइल लिए हुए वही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। स्माइल विद हॉर्न्स। जब अद्विक और आदित्य नीचे आए तो राही ने उन दोनों को देख उसे वेटर को इशारा किया। राही के इशारे को समझा वो बेटा हाथ में ड्रिंक के लिए ओबरॉयज फैमिली और राठौर बदर के पास आए। कॉकटेल 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 कॉकटेल। उसे बेटर ने ड्रिंक सभी ओबोराय फैमिली और राठौर ब्रदर को ड्रिंक सर्व किया और सभी उस ड्रिंक को एंजॉय करने लगी। ये देख राही डेविल स्माइल करने लगी और अपने मन में कहा, ये सब मेरे होंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। पागल चुड़ैल राही यह नहीं जानती थी कि वो जो पाउडर सबको पिलाया है उसे चाहत ने पहले ही बदल दिया था, वो केवल चीनी का पाउडर था, अनअम्यूज्ड। वही अद्विक ने ड्रिंक करते हुए अपने असिस्टेंट यश को आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझ यश ने अपनी पलकें हाँ में झपकाई और वहां से चला गया। कुछ ही देर में उसे चल रही पार्टी हॉल में अंधेरा सा छा गया। लोग आपस में बातें करने लगे। तभी वहां एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हुई। टीवी उसे वीडियो में उसे आदमी का चेहरा तो नहीं पर हाँ रही का चेहरा साफ साफ देखा जा रहा था, जो एक आदमी के साथ रिश्ता बना रही थी, एक्सप्रेशनलेस। ये देखते ही ओबरॉय फैमिली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अर्चना जी के हाथों से ड्रिंक छूटकर जमीन पर गिर गया। कॉकटेल। उसे वीडियो में राही की सारी काली करतूत, राही जो अपने मुंह से खुद गुनाह कबूल कर रही थी, सब लोग वहां पर सुन और देख रहे थे। वही राही का यह वीडियो देख डर के बुरा हाल था। वह आंखें बड़ी किए हुए उस वीडियो को देखे जा रहे थे। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन है ये, बंद करो इस वीडियो को, मैंने कहा बंद करो इस वीडियो को। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। तभी तड़ाक की आवाज आई। ये थप्पड़ राही के गालों पर अर्चना जी ने मारा था। इस समय अर्चना जी की आंखें गुस्से से लाल थी। पाउटिंग पाउटिंग। उन्होंने गुस्से में कहा, आखिर गंदा खून गंदा ही होता है, हमने तुम्हें इतनी नजरों से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, क्लोज बुक ग्रीन बुक। मैंने अपने जन्म दी हुई बेटी से पहले तुम्हें तुम्हारे ख्वाहिशों को आगे रखा ताकि तुम्हें यह एहसास ना हो कि तुम एक अनाथ हो। अब तुमने मेरी इस संस्कारों का ये सिला दिया। पाउटिंग। अर्चना जी की बातें सुन रही कुछ बोलने को होती तभी फिर से एक बार तड़ाक की आवाज गूंज उठी। ये थप्पड़ रुद्र ने राही के गालों पर मारा था। पाउटिंग पाउटिंग।
रुद्र का थप्पड़ इतनी जोर का था कि राही जा जमीन पर गिरी और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। उसका वो गाल सूज के एकदम नीला पड़ चुका था। रुद्र ने कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी, अपनी बच्ची, अपनी चाहत को तुमसे पहले रखता था, उसकी ख्वाहिश से बाद में तुम्हारी ख्वाहिशों को पहले रखता था। पाउटिंग पर मुझे पता नहीं था कि हम आस्तीन का सांप पाल रहे हैं जो आगे चलकर मेरी बच्ची, मेरी बेटी को सांप डसने के लिए तैयार हो रही है। सांप। वही राही जो जमीन पर पड़ी हुई थी। चाहत का नाम सुनते ही उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा और अपनी होठों के खून को बेदर्दी से पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। पाउटिंग। इस समय उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, जो ओबरॉय फैमिली और राठौर ब्रदर देख भी रहे थे। राही नफरत और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ करती हूं मैं नफरत, चाहत से ही नहीं, तुम सबसे भी। पाउटिंग। तुम सबको क्या लगा तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप मेरे माँ पापा को मार देंगे और मैं तुम सबको ऐसे ही जाने दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने माँ पापा की खून का बदला तुम सबसे लेकर रहूंगी। ये सब राही ने अपने दांत को पीसते हुए बोला। पाउटिंग। राही की बात सुन सभी सवालिया नजरों से राही को देखने लगे। ये देख रही ड्विल स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ मैसेज अर्चना, आपको याद नहीं आया? राही की इतनी बदतमीजी से बात करता देखा तो ओबोराय फैमिली हैरान थी। फ्लश्ड। मेरा ही नहीं, रोहिका गुप्ता हूं। ये नाम सुनते ही अर्चना और विराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अर्चना हकलाते हुए, फोटो रोहिका गुप्ता? हाँ, रोहिका गुप्ता, जिसके माँ बाप को तुम दोनों ने मिलकर मार डाला। राही की बात सुन विराज खुशी में बोला, तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो राही। पाउटिंग। तभी उसे भीड़ में अद्विक का फोन रिंग करने लगा, जिससे सबकी नजर अद्विक की तरफ चली गई। अद्विक ने फोन पर फ्लैश हुए नंबर को देख फोन को काट दिया। तभी अद्विक के मोबाइल में फिर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर अद्विक की आंखें बड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, जान। वही आदित्य भी बगल में खड़ा होकर अद्विक के फोन के स्क्रीन को देख रहा था। उसने भी वह मैसेज देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे मैसेज में रही की एक फोटो थी जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके बगल में वही पार्टी वाला आदमी चेहरे पर एक जोकर की तरह मेकअप किए हाथ में चाकू लिए खड़ा था। उसमें लिखा था, अगर इसे बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे भेजे हुए एड्रेस पर चले आओ, और अगर अपने साथ अपने गार्ड को ले आए तो इसकी लाश भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। वही अधिक भी उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख समझ गया कि बात कुछ गंभीर है और जल्दी से जाकर अद्विक के हाथ से फोन ले लिया और मैसेज को पढ़ और चाहत की फोटो को देख वह भी घबरा गया। रुद्र ने पूछा, अधिक भैया क्या बात है, आप तीनों के चेहरे पर यह घबराहट कैसी? रुद्र की बातें सुन अधिक ने कहा, सोना को एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही ओबरॉय फैमिली भी घबरा गई। अर्चना जी रोते हुए बोली, कहाँ है मेरी बच्ची, मुझे उसके पास ले चलो। तभी अद्विक गुस्से से राही के पास आया और राही के गालों को दबाते हुए गुस्से से बोला, इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। ये सब तुम दोनों का ही प्लान था ना? वही राही इतनी दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या प्लान बनाना तुम्हें केवल आता है? स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य ने कहा, अद्विक समझदारी से काम लो, इस लड़की को भी साथ ले चलो, इसके बदले हम अपनी चाहत को अपने पास ला सकते हैं, छोटा सा भूत। इतना कह सभी वहां से निकल कार में बैठकर दैत्य के भेजे हुए एड्रेस पर निकल गए। वही हाल में यश ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, पार्टी और तमाशा यहीं पर खत्म होती है, आप सब यहां से जा सकते हैं। वही हाल में आए सब गेस्ट धीरे धीरे बाहर निकलते हुए आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कितनी नालायक बेटी है, जिन लोगों ने पाला पोसा उन्हीं को डसने के लिए दौड़ पड़ी। सांप सांप। तभी एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, एक कहावत सुनी है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और यह कहावत उसे लड़की के ऊपर फिट बैठता है। इतनी शान शौकत पाकर भी उसके दिल में केवल नफरत ही रह गई। वही ओबोराय फैमिली और राठौड़ ब्रदर दैत्य भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गए। वह इलाका काफी पहाड़ी सुनसान था। उसे पहाड़ी के चोटी पर दैत्य चाहत को लिए खड़ा था। चाहत अपनी जबरदस्ती आंखें खोले सामने देख रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तरह का नशा दिया गया हो। वही ओबरॉय फैमिली और राठौर फैमिली राही को लेकर पहाड़ी के ऊंची चोटी दैत्य और चाहत के पास जा पहुंचे। दैत्य ने एक खतरनाक मुस्कान लिए हुए कहा, वेलकम राठौर ब्रदर और ओबरॉय फैमिली, स्माइल विद हॉर्न्स। सबकी नजर चाहत पर गई जो पहाड़ी के किनारे पर बैठी हुई थी। अगर जरा सा भी चाहत हिली तो वो नीचे गिर सकती है। चाहत की हालत देख ओबोरा फैमिली राठौर ब्रदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य ने गुस्से में कहा, राही हमारे पास है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि एक हाथ राही कर लो और हमारी जान को हमारे पास दो, छोटा सा भूत। आदित्य की बात सुनकर दैत्य हंसते हुए बोला, आते ही दिल चालू, नॉट बैड, आंखों का एक बिजनेसमैन हो, डील करना तुम्हारी रगों में है, छोटा सा भूत। लेकिन तुम भूल रहे हो यहाँ केवल मेरी चलेगी और जिसकी बात तुम कर रहे हो तुम उसकी जान भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैत्य की बात सुन रही एक पल के लिए शॉक हो गई।
वही अर्चना जी ने कहा, दैत्य तुम्हारी दुश्मनी मुझे है ना कि मेरे बच्चों से, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चों के साथ नहीं। दैत्य मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कहा, तेरी वजह से मेरी मां मर गई और तू सोच रही है कि मैं तुझे पतला लेकर इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को मारूंगा, तेरी दोनों दामाद को मारूंगा। फिर अर्चना जी को एक टेबल स्माइल करते हुए, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इतना पर हम नहीं, इन सबको करने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं इतना बेरहम तो नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह दैत्य जोर जोर हंसने लगा। फिर अद्विक, आदित्य और चाहत के भाइयों की तरफ देखते हुए, अब तुम सब आए हो तो तुम सबका स्वागत करना तो बनता है। इतना कह दैत्य ने अपने आदमियों से कहा, इनका स्वागत करो। अच्छा, जितना बढ़िया स्वागत करेगा उसी में उतना ही बढ़िया इनाम दूंगा, छोटा सा भूत। वही दैत्य की बात सुन सारे आदमी राठौर ब्रदर और ओबरॉय ब्रदर्स के ऊपर हमला कर दिया। आदित्य अद्विक अभी चुपचाप केवल मार खा सकते थे क्योंकि चाहत दैत्य के कब्जे में थी। वही अर्चना जी की नजरों के सामने अपने पति और बच्चों को मार खाता देख अर्चना दैत्य के आगे रोते हुए बोली, लाउडली क्राइंग। छोड़ दो, इन सबको जाने दो, गलती मुझसे हुई है तो मुझे मारो, मुझे जान से मार डालो, पर इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो। लाउडली क्राइंग। अर्चना जी के बात सुन रही ने कहा, जिस तरह तूने मेरी माँ बाप को मारा था ना, उसी तरह तेरे बच्चे भी मारेंगे। वही डेथ टेबल स्माइल करते हुए बेवकूफ राही और अर्चना को देख रहा था। वही उनसे थोड़ी दूर खड़ी कशिश ने जब देखा कि अर्चना, दैत्य और राही आपस में उलझे हुए हैं, वो धीरे से चाहत के पास गई और उसके हाथ पैर को खोल अपने कंधों पर सहारा देते हुए उनसे थोड़ा दूर चली आए। यह नजारा अद्विक, आदित्य और अधिक देख रहे थे। अधिक ने कशिश को देखते हुए अपने मन में कहा, आई लव यू जान, इसीलिए तो मैं तुम पर फिदा रहता हूं। दिल। आदित्य और आद्विक का दर्द। 2 साल बाद अधिक, अद्विक और आदित्य ने जैसे ही देखा कि चाहत को कशिश अपने पास ले गई है, वैसे ही तीनों अपने एक्शन मोड पर आ गए, स्माइल विद हॉर्न्स, और तीनों मिलकर उन सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया। ये देख दैत्य गुस्से से बोला, लगता है तुम सबको ये लड़की प्यारी नहीं, छोटा सा भूत। वही दैत्य की बातों को सुन एक आदमी के गर्दन को अपने बाजुओं से दबाए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हमें जो प्यारी है वो हमारे पास है, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह आदित्य ने उस आदमी के गर्दन को मरोड़ डाला, जिससे उस आदमी की मौत हो गई। वही दैत्य ने उस तरफ देखा जहां चाहत थी। उसे वहां न पाकर उसने अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ी तो उसे चाहत कशिश के साथ दिखी, छोटा सा भूत पाउटिंग। ये देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वही राही ने दैत्य से कहा, ये वहां कैसे जा पहुंची, पाउटिंग। वही दैत्य राही की बात सुन गुस्से से राही के बालों को पीछे से पकड़ दांत पीसते हुए बोला, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, छोटा सा भूत, और मेरे काम में कोई गलती हो उसकी सजा केवल मौत है, सिर्फ मौत, छोटा सा भूत। इतना कह उसने राही को पहाड़ से गिरा दिया, जिससे राही की एक जोरदार चीख उस पहाड़ी इलाका में गूंज उठी। ये नजारा सभी देख रहे थे। उसके मरने का दुख किसी को नहीं था, लेकिन अर्चना जी के आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर आ गया और वो वही घुटनों के बल बैठ गई। राही चाहे जैसी हो, पर उनकी ममता कभी झूठी नहीं थी। उनका राही के लिए प्यार झूठा नहीं था। राही को भले ही उन्होंने गोद लिया था, पर उन्होंने कभी भी चाहत और राही कोई फर्क नहीं समझा। इस समय अर्चना जी के आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। वही दैत्य ने जैसे ही राही को धक्का देकर पलटा, वैसे ही एक पंच उसके मुंह पर जा लगा। ये पंच आदित्य ने मारा था। वही दैत्य अपने ऊपर पंच खाता देख आग बबूला हो गया, पाउटिंग फायर, और उसने भी आदित्य के ऊपर हमला कर दिया। इस समय दोनों में बराबर की टक्कर हो रही थी। तभी उस फाइट में आदित्य भी आ गया, फायर, छोटा सा भूत। वही दैत्य के सारे गार्ड मारे जा चुके थे। अधिक, रुद्र, विराज, रेहान, अतुल और अर्चना जी, ये सब दैत्य और आदित्य अद्विक की फाइट होता हुआ देख रहे थे, जिसमें दैत्य अब अधमरी हालत पर जा पहुंचा था। वही चाहत जो थोड़ा थोड़ा अब होश में थी, वो और कशिश एक साइड खड़ी हो ये सब नजरा देख रहे थे, वरीड। आदित्य और अद्विक की मार से अब दैत्य मरने के कगार पर था। तभी एक गोली दैत्य के सीने पर जा लगी। ये गोली किसी और नहीं बल्कि रुद्र ने मारी थी। वही गोली खाकर दैत्य जमीन पर जा गिरा। ये देख लोग दैत्य को घिन भरी निगाहों से देखने लगे। तभी एक बार फिर दैत्य अपनी पूरी ताकत लिए उठा और सबकी तरफ देखते हुए कहा, छोटा सा भूत, पाउटिंग फायर, मैं हार नहीं मानने वाला। तुम सबकी सबसे कीमती चीज को मैं अपने साथ लेके मरूंगा। इतना कह कोई कुछ समझ पाता। दैत्य अपनी एक आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ चाहत को लेकर पहाड़ी से कूद गया, जिससे उस पहाड़ी इलाका में चाहत की एक जोरदार चीख गूंज उठी, वेरी। वही आदित्य, अद्विक, रुद्र जोर से चिल्लाए, बच्चा आ। तो वही अधिक, कशिश और अर्चना, विराज भी चीखते हुए चाहत का नाम लेकर पुकारने लगे। पर अफसोस उस काली अंधेरी रात में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आदित्य और अद्विक पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। उन्हें संभालने के लिए अधिक, रेहान, अतुल लगे हुए थे।
तो ही रुद्र के चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं था। उसका चेहरा एकदम शांत हो गया था। उसके अगल बगल क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा मानो वो पत्थर का हो गया हो। विराज, अर्चना और कशिश का रो रो के बुरा हाल था। अधिक ने फोन कर सारे कार्ड और यश को बुला लिया था। सारे कार्ड पहाड़ी इलाका में घुसकर चाहत को ढूंढने लगे। वही अद्विक और आदित्य को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अधिक ने बेहोशी का इंजेक्शन दोनों को लगा दिया, जिससे कुछ ही देर में दोनों वहीं बेहोश हो गए। लगातार 3-4 दिनों तक ढूंढने के बाद भी चाहत का कोई पता नहीं चला। वही आदित्य अद्विक होश आने पर पागलों की तरह वही पहाड़ी इलाका पर बैठे रहे। तभी एक गार्ड उनके पास आया और सर झुका कर बोला, सॉरी सर, हमारे लगातार ढूंढने पर भी मैं का कुछ पता नहीं चला, शायद उन्हें कोई जंगली जानवर। उसे गार्ड ने इतना ही कहा था कि अद्विक और आदित्य गुस्से से उठ खड़े हुए और उस गार्ड को मारने लगे। वहीं पास में खड़ा यश और अधिक जाकर उन दोनों को पकड़कर रोकने लगे। जब दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो अधिक ने गुस्से में आकर एक झापड़ आदित्य के गालों पर मार दिया। ये देख आदित्य घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और रोते हुए कहा, अधिक कुछ कर यार, मेरे बच्चे को ढूंढ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा यार, यह सांसें मुझे नहीं चाहिए। एक एक दिन भारी लग रहा है यार, प्लीज कुछ कर, मेरी जान मेरे बच्चे को लाकर दे दे यार। इतना कह आदित्य रोने लगा। वही अधिक, इसने एक दूसरे को देखा, आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अधिक आदित्य को अपने साथ कुछ दूरी पर लाया। अधिक ने आदित्य से कहा, मैं जानता हूं इस वक्त तुझ पर क्या बीत रही है। अगर तूने अपनी खोया है तो मैं भी अपना बहन खोया है, पर इस वक्त तुझे आद्विक का सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी खोई है जिससे वो बहुत प्यार करता था। बाकी तो खुद समझदार है। इतना कहा अधिक अतिथि की तरफ देखने लगा। इस समय आदित्य का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया था। वही यश ने भी अद्विक को आदित्य का वास्ता देकर चुप कर दिया था। आदित्य ने अधिक से कहा, मैं अपने भाई अद्विक के लिए शांत हूं, पर उसे आना होगा, हमारे लिए आना होगा, और मेरा दिल कहता है वो जिंदा है और वो आएगी, हमारे लिए जरूर आएगी। इतना कहना अद्विक और आदित्य दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद अधिक ने कहा, काश तेरी बात सच हो आदित्य। इतना कहा अधिक के आंखों में आंसू आ गए। 2 साल बाद आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। ओबराय विला हॉल में इस वक्त रुद्र डाइनिंग के पास बैठ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ट्रॉपिकल ड्रिंक उसके अगल बगल इस वक्त एक मेड के अलावा कोई नहीं था। तभी अर्चना जी हाथों में खीर लेकर आते हुए बोली, रुद्र देखो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खा के बताना कैसी बनी। वही रुद्र चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर वहां से उठ अपना ऑफिस बैग लेकर निकल गया। ना रुद्र ने अर्चना जी की तरफ देखा और नहीं उनकी बनी खीर को छुआ। वही रुद्र का इस तरह से चुपचाप चले जाना अर्चना जी के आंखों में आंसू आ गए। ऐसा ये पहली बार नहीं था, ऐसा ये 2 सालों से होता चला आ रहा था। और वो भी बिना अर्चना जी की तरफ देखे बाहर जाने लगा, जिसे देख अर्चना जी बोली, बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। अर्चना जी की बातें सुन रेहान मेड की तरफ देखते हुए कहा, मैं डिनर बाहर कर लूंगा। इतना कह वो बाहर निकल गया। ये देख अर्चना जी के आंखों आंसू बहने लगे। तभी पीछे से उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस कर अर्चना जी ने पलटकर देखा तो ये विराज जी थे। विराज को देख अर्चना विराज के गले लग के रोने लगी और कहा, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, लाउडली क्राइंग। अर्चना की बातें सुन विराज ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें ये लगता है कि आपकी दोस्ती गलत इंसान से करने के कारण ही वो दैत्य जैसा हमारी जिंदगी में आया और हमारे घर की खुशियों को अपने साथ ले गया। वही राठौड़ विला में इस वक्त एक कमरे में एक हेडसम सा आदमी बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसके पास एक उसी की तरह एक हेडसम सा आदमी आया और कहा, आदित्य उठो वरना हमारी जान हमारे बारे में क्या सोचेगी, देखी कैसे देख रही है। वही ये आवाज सुना आदित्य अपने बिस्तर से तुरंत उठकर सामने देखते हुए कहा, जान सॉरी न, वो कल ज्यादा हो गई थी इसलिए लेट तक सोता रहा, अनअम्यूज्ड, और ये सब इस अद्विक के कारण हुआ है। तभी अद्विक गुस्से से बोला, अच्छा अपनी गलती छुपाना कोई तुमसे सीखे। इतना कह अद्विक बाथरूम में चला गया। बाथटब शावर वही आदित्य ने सामने देखते हुए कहा, क्या आप हमें गले नहीं लगाएगी। वही आदित्य के सामने चाहत की मुस्कुराता हुई फोटो लगी हुई थी। आदित्य चाहत के फोटो के पास आया और बोला, जितना तड़पना है तड़पा लो, जिस दिन तुम नजरों के सामने आए न उस दिन हम तुमसे हर दिन हर रात का गिन गिन के बदला लेंगे, छोटा सा भूत। तभी आद्विक बाथरूम से बाहर निकला और आदित्य को देखकर कहा, आदित्य जल्दी करो, आज हम हमारे नए होटल के लिए देहरादून निकलना होगा, आज उसकी ओपनिंग है। आद्विक की बातें सुन आदित्य ने कहा, तू चला जा, मैं आज छुट्टी पर रहना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुन अद्विक ने कहा, चलेगे तो साथ, नहीं तो भूल जा कि मैं वहां अकेले जाऊंगा। अद्विक की बात सुन आदित्य ने सरना में हिलाया और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो भी फ्रेश होकर बाहर आया
और दोनों ही तैयार होकर देहरादून के लिए निकल पड़े। का देहरादून। तमन्ना तमन्ना सुन तो रुक जा बेटा, अपनी टिफिन तो लेती जाइए, कह एक औरत अपने हाथ में टिफिन लिए आगे बढ़ी जा रही थी। वही उस और के आगे एक लड़की जिसका नाम तमन्ना था। उसने काले कलर सूट पहन रखा था और पैरों में चप्पल जो अब टूटी तो तब। वो सो की सीप में चलते हुए आगे बढ़ के जोर से पीछे देखते हुए बोली, नहीं मम्मी मुझे नहीं लेना टिफिन, आज होटल की ओपनिंग है तो सारे ऑफिस के लोगों का खाना आजा वही मिलेगा और आज हम खूब दबा के खाएंगे और हो सके तो आपके लिए भी ले आएंगे। स्माइलिंग फेस। इतना कहती हुई तमन्ना शेयरिंग ऑटो में बैठकर निकल गई। वही पीछे से तमन्ना की मां अपने आप से बोली, हे भगवान क्या करूं। वही देहरादून के सबसे बड़े ऑफिस की ओपनिंग में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। बाहर मीडिया वाले कैमरा लिए राठौड़ ब्रदर का इंतजार कर रहे थे और ऑफिस के अंदर सारे स्टाफ और ऑफिस के मैनेजर अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। वही तमन्ना अपनी बगल की खड़ी लड़की जिसका नाम रूही था उससे बोली, यार रूही जी ऑफिस के बॉस कब आएंगे, बहुत जोरों की भूख लगी है यार, वरीड। तभी ऑफिस के बाहर 10-12 लग्जरियस गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। सभी गाड़ियों से गार्ड निकलकर हर तरफ अपनी नजरें घुमाए। फिर उनमें से 2 गार्ड जाकर बीच वाली गाड़ी के पास जाकर दोनों तरफ का गेट खोल दिए। उस कार के एक तरफ से आदित्य और दूसरे तरफ से अद्विक बाहर निकले। वे जैसे अपने कदम बाहर निकले तभी उनका दिल बेचैन हो उठा और दोनों ने एक साथ कहा, बच्चा जान। तभी उन दोनों को मीडिया ने घेर लिया और कहा, मिस्टर राठौड़ आप अपने इस ऑफिस का नाम मेरी चाहत रखा है, क्या हम जान सकते हैं ये चाहत कौन है। उस रिपोर्ट की बात सुन आदित्य ने कहा, ये सब लोगों के लिए भले ही एक नाम हो पर हमारे लिए पूरी जिंदगी है, दिल। तभी एक और रिपोर्ट ने कहा, सर आपकी इस ऑफिस की कुछ खासियत बताए। रिपोर्ट की बात सुन अद्विक ने कहा, हमारे ऑफिस में उन सभी को मौका मिलेगा जिनके अंदर कुछ करने का हुनर है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, डांसिंग, फाइटिंग और भी जो तुम्हारे अंदर हुनर हो। इतना कह दोनों भाई अंदर चले गए। ऑफिस के अंदर दोनों भाइयों को देख सारी लड़कियां आहें भरने लगी। दिल स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। वही हमारी तमन्ना इन सबसे अलग, उसका सारा फोकस काउंटर की तरफ था जहां वेटर खाने को धक्के खड़े थे। वही अद्विक आदित्य सीधा सेटेज पर जाकर खड़े हो गए और एक आदमी दौड़ते हुए आया और उनके हाथों में माइक देकर चला गया। माइक। आदित्य माइक लिए सभी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, हमारे इस ऑफिस में सभी हुनरबाजों का यह वेलकम है। आई होप आप सब इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तुम सबसे यही उम्मीद है कि आप सब अपना काम मन लगाकर करेंगे। फिर अद्विक ने कहा, सी लेट्स एंजॉय योर पार्टी। इतना कह दोनों वहां से जाकर बार काउंटर पर बैठ अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। वही उस ऑफिस का मैनेजर तमन्ना के पास गया और कहा, तमन्ना ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है तो जाओ एक बढ़िया सा गाना स्टेज पर जाकर का गाओ। वही रूही भी बोली, हाँ तमन्ना जा और अपने गाने से सबको मोहित कर दे। वही तमन्ना मैनेजर की बात सुन बोली, पर सर खाना खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। ये सुन मैनेजर और रूही अपने सर पर हाथ रखते हुए बोले, ऑफ हो तमन्ना तुम्हारा क्या होगा, ठीक है तुम जितना बढ़िया गाना गाओगी मैं तुम्हारे खाने के साथ साथ तुम्हें ले जाने के लिए भी खाना दूंगा। ये सुनते ही तमन्ना खुश हो गई और बोली, अब देखिए एक असर, ये तमन्ना ऐसा गाना जाएगी कि यहाँ बाकी सब झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। अद्विक आदित्य और तमन्ना का आमना सामना। तमन्ना मैनेजर और रूही से बात कर स्टेज पर गई और हाथ में माइक ले लिया। इस वक्त तमन्ना ने चेहरे को नाकब से ढका हुआ था। उस हाल जल रही लाइट की जगह अब डीम लाइट जलने लगी और स्टेज पर एक स्पॉट लाइट स्टेज के बीचों बीच सीधे तमन्ना पर पड़ी। बल्ब वीडियो कैम और सबकी नजर तमन्ना पर गई। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर उसकी सुंदर कथी आंखें सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। वही काउंटर पर बैठे अद्विक और आदित्य ने अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद आदित्य ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। ये सुन अद्विक ने हम में जवाब दिया और दोनों अपनी जगह से उठकर जाने को हुए। तभी म्यूजिक। जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम, तुम्हें कसम आके मिलना यहीं। एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ये आवाज सुन दोनों एक साथ सामने स्टेज पर देखने लगे जहां तमन्ना हाथ में माइक लिए गा रही थी। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। ये आवाज सुन दोनों के आंखों में नमी बन गई और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान लिए धीरे धीरे स्टेज पर तमन्ना की तरफ बढ़ने लगे। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर, मेरी जन्नत वहीं जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत, यही तो मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तो हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रेहाना, कभी ना कहना अलविदा। वही अद्विक
आदित्य अब स्टेज के एकदम करीब पहुंच गए थे और एक टक तमन्ना के कथी आंखों को देखे जा रहे थे। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अलविदा। गाना खत्म होते ही जोर जोर तालियां बजने लगी। तभी एक बार हाल में अंधेरा हुआ और फिर लाइट जली। तब तक तमन्ना स्टेज से जा चुकी थी। बल्ब बल्ब बल्ब। तमन्ना को वहां न देख दोनों को गुस्सा आ गया और वह यहां वहां देखने लगे। ऐसे ही कुछ देर बाद उनकी नजर काउंटर पर गई, जहां तमन्ना हाथ में खाना पैक किए लिए हुई थी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। स्माइलिंग फेस वो इस वक्त सबसे सर एक कोने में खड़ी थी, जिससे शायद ही किसी की नजर तमन्ना पर जाए। वही आदित्य और अद्विक तमन्ना को देख आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर में वो तमन्ना के एकदम करीब थे। वही तमन्ना जो खाना पाकर बहुत खुश थी, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वरीड। तमन्ना जैसे ही पलटी उसकी नजर अद्विक और आदित्य से क्या मिली। इस वक्त तमन्ना ने चेहरे पर नकाब किए हुए था। वही तमन्ना को अपने इतने करीब पाकर अद्विक आदित्य बहुत ही तड़प से बोले, बच्चा, दिल दिल। वही ये शब्द सुन तमन्ना को न जाने क्यों एक अलग सा एहसास हुआ। तभी आदित्य अपने हाथों को आगे कर तमन्ना के चेहरे पर लगे हुए नकाब को हटने लगा। ऐसा करते हुए आदित्य के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और जैसे ही उसके चेहरे से आदित्य ने नकाब हटाया, अद्विक ने झट से तमन्ना को अपने गले लगा लिया, दिल दिल, और उसकी पूरी चेहरे को पागलों की तरह किस करने लगा। वही अद्विक के इस हरकत से तमन्ना अवाक होकर खड़ी रही। फ्लस्ट फ्लस्ट। तभी आदित्य अद्विक से खींचकर वो भी पागलों की तरह पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वही उनके किस करने से तमन्ना के हाथ में पड़ा हुआ खाना जमीन पर गिरकर फैल गया, जिसे देख तमन्ना की आंखों में आंसू आ गए और गुस्सा भी आया। पाउटिंग। उसने पूरी ताकत के साथ आदित्य को अपने से दूर धकेल दिया। इस एक्शन के लिए आदित्य तैयार नहीं था, जिससे तमन्ना के ऐसे करने एक दो कदम पीछे हो गया। तमन्ना ने गुस्से से अपने एक हाथ की उंगली दिखाते हुए कहा, तुम दोनों मेरे पास हो तो क्या कुछ भी करोगे? हाँ बोलो। तुम लोग जानते नहीं हो मैं तमन्ना रस्तोगी हूँ। पाउटिंग। जो तुम जैसे लोगों कैसे दिमाग ठिकाने पर लगाना है अच्छे तरीके से जानती हूँ, समझ गए? पाउटिंग। फिर आंखों में आंसू लिए, तुम दोनों की वजह से देखो क्या हो गया, मेरा खाना जमीन पर गिर गया, इसके लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। वही तमन्ना की बातें सुन अद्विक और आदित्य तमन्ना को एक तक देखने लगे। अद्विक ने तमन्ना को अपने बाहों में खींचकर खुद से चिपकाते हुए कहा, वरीड जान, ये आप कैसी बात कर रही है? क्या आपने हमको पहचाना नहीं? हम आपके अद्विक दिल। वही आदित्य तमन्ना के सर पर किस कर बोला, और हम आपके आदित्य बच्चा। उन दोनों की बातें सुन तमन्ना ने अद्विक के बाहों से खुद को छुड़ाते हुए कहा, देखिए सर, आप हमारे पास हैं इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आप दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसके बाद आप दोनों के साथ जो भी होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। पाउटिंग पाउटिंग। वही तमन्ना का इस तरह बात करना अद्विक और आदित्य के दिल में डर सा पैदा कर रहा था। वरीड। अद्विक तमन्ना के होठों पर किस कर बोला, देखो जान, अगर यह मजाक है ना तो इसे यहीं रोक दो, हमें यह मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, छोटा सा भूत। वही तमन्ना जो आदमी के होठों पर किस करने से शौक में थी, वो गुस्से से बोली, अरे मजाक हम नहीं, मजाक आप दोनों मेरे साथ कर रहे हैं। पाउटिंग। फिर अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, और तुम कहने को तो बोस हो, लेकिन एक नंबर के ठरकी हो, ठरकी। होठों पर तो ऐसे किस कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूं, चुंबन का चिन्ह है। पाउटिंग। वही आदित्य तमन्ना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोल, बच्चा, क्या तुम हमें नहीं जानती, छोटा सा भूत। आदित्य की बात सुन तमन्ना ने कहा, नहीं, हम आप दोनों को नहीं जानते, हम तो आज पहली बार आप दोनों को देख रहे हैं, तो जानेंगे कहां से? पाउटिंग। तमन्ना की बात अद्विक की पकड़ तमन्ना पर कस गई। उसके दिल में दर्द होने लगा और वही हाल आदित्य का भी था। तभी तमन्ना की आवाज आई, सर प्लीज हमें छोड़े, हमें घर पर जाना है, हमारी माँ इंतजार कर रही होगी। तमन्ना की बात सुन आदित्य ने कहा, तुम्हारा केवल एक घर है और वो घर तुम्हारा है जहां हम रहते हैं वहां। इतना कह आदित्य ने चाहत को अपने गोद में उठा लिया। वही तमन्ना आदित्य के गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। छोड़ो छोड़ो हमें। टोरी पर अद्विक आदित्य चाहत को अपने गोद में लिए वहां के पार्टी से निकल गया। वही चाहत उनके गोद में छटपटाते हुए बोली, छोड़े हमें, हमने कहा छोड़े। पाउटिंग। कुछ देर बाद अद्विक और आदित्य चाहत के साथ एक होटल के कमरे में थे। आदित्य चाहत को बेड पर बैठे हुए प्यार से बोल, बच्चा आपको भूख लगी थी ना, रुको मैं खाना मंगवाता हूँ। आदित्य की बातें सुन चाहत ने कहा, हमें कोई भूख नहीं लगी है, हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारी माँ हमको ढूंढ रही होगी। पर आदित्य ने चाहत की एक भी बात नहीं सुनी और उसी कमरे में रखे फोन से फोन कर खाना मांगा लिया और बारी बारी से फ्रेश भी हुए और चाहत का भी हाथ मुंह धुलवाया। कुछ देर खाना आजने के बाद आदित्य चाहत को गोद में लिए वही सोफे पर बैठ गया। वही चाहत के आंखों से आंसू बह जा रहे थे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग।
ये देख अद्विक ने कहा अगर अब तुम्हारे आंखों से आंसू निकल तो तुम्हारी माँ हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अद्विक की धमकी सुन चाहत टुकुर टुकुर अद्विक को देखने लगी। अद्विक के आंखों में गुस्सा देख चाहत डर गई और जल्दी से अपने हाथों से अपने आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए बोली, देखो हम नहीं रो रहे, प्लीज मेरी माँ को कुछ नहीं करना। तमन्ना की बात सुन आदित्य ने कहा, ठीक है तो चुपचाप खाना खाओ। इतना कह आदित्य अद्विक चाहत को बारी बारी खाना खिलाने लगे। वही चाहत भी अब चुपचाप खाना खा रही थी, पर उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खाना हो जाने के बाद आदित्य और अद्विक चाहत को लेकर बेड पर लेट गए। इस समय चाहता आदित्य और अद्विक के बीच में थी और उसे बहुत डर और अजीब लग रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, सर मेरी गलती क्या है, क्यों लाए हैं ये पर? वही अद्विक और आदित्य चाहत के करीब होते हुए, गलती तो तुमसे हुई है। पहले ये कि हमसे इतने सालों तक दूर रही, दूसरी ये कि तुम हमें भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी यादें न सही, हम अब नए यादें बनाएंगे। वही चाहत को उनकी बातें समझ नहीं आई। उसने सिसकते हुए कहा, अगर हम समय से घर नहीं गए तो हमारी माँ हमें ढूंढने लगेगी और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। प्लीज सर हमें जाने दे। चाहत की बात सुन आदित्य चाहत को अपने ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारे केवल हम हैं और कोई नहीं समझ आया। अब चुपचाप सो जाओ वरना हम तुम्हें किस कर लेंगे। इतना सुनते ही चाहत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही आदित्य चाहत के बालों को बड़े प्यार से सहला रहा था, जिससे चाहत कुछ ही देर में सो गई। अपने सीने पर चाहत की गर्म सांसें महसूस कर आदित्य समझ गया कि चाहत सो चुकी है। वही बगल में लेटा अद्विक चाहत को एक टक देख रहा था। तभी आदित्य ने कहा, डोंट वरी अद्विक, मैंने डॉक्टर को मैसेज कर दिया है। कल बच्चा का चेकअप होगा, तब हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि बच्चा हमें क्यों नहीं पहचान पा रही है। जिसे सुन अद्विक ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस वो चाहत को देखता रहा। सच तो ये था कि चाहत का उसे न पहचाना उसके दिल में एक दर्द सा दे रहा था। उसे दुख भी हो रहा था कि अगर उस दिन अगर अपनी जान को बचा लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। वही आदित्य का भी यही हाल था, पर उसने किसी तरह खुद को संभले हुए था। सुबह का वक्त अद्विक, आदित्य चाहत हाथ पकड़ होटल के कमरे से लेकर निकलने को हुए ही थे कि उनके सामने 5 से 6 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से उन गाड़ियों में से कुछ गार्ड बाहर निकले और एक गार्ड जाकर बीच के कार के गेट को खोला, जिसमें से एक हैंडसम आदमी जिसकी उम्र 30-32 साल की होगी वो बाहर निकला। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, हाथों में ब्लैक कलर की घड़ी, कानों में छोटी बालियां, पैरों में महंगे जूते, कुल मिलाकर बंदे में दम तो था। पर अद्विक और आदित्य से कम वह आदमी की नजर सीधी चाहत पर गई। फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, माना कि तुम दोनों नंबर 1 बिजनेसमैन हो, पर किसी की होने वाले पत्नी पर बुरी नजर डालना ये कहाँ का मैनर्स है। वही चाहत उसे आदमी को देखते हैं उसका मुंह और बिगड़ गया। चाहत ने अपने मन में कहा, है भगवान मैंने क्या गलती की थी, यह तीनों मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे मैंने उनका बेशकीमती खजाना चुरा लिया हो। पाउटिंग। तभी अद्विक ने कहा, तुम हो कौन और किसकी बात कर रहे हो? ये सुन उस आदमी ने कहा, हम इस देहरादून के बादशाह है, नाम है चिराग मेहता, और तुम दोनों ने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो है मेरी होने पत्नी स्माइल विद हॉर्न्स। चिराग की बातें सुन दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। आदित्य चाहत का हाथ छोड़ चिराग के गर्दन को दबाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारी जान को अपनी पत्नी कहते हुए? वही चिराग अपने गर्दन को छुड़वाते हुए दबी आवाज में बोला, छोड़ो मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पाउटिंग। चिराग की धमकी सुन आदित्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दिल उसने चिराग के गर्दन पर अपनी पकड़ और कश दी। तभी बंदूक की आवाज आई और एक गोली आदित्य के बाजू पर आ लगी। 2 साल पहले आदित्य चिराग के गर्दन पर पकड़ कस दी, जिससे चिराग की सांस धीरे धीरे रुकने लगी। तभी एक गोली आकर सीधे आदित्य के हाथों पर लगी, जिससे आदित्य की पकड़ चिराग के गर्दन से छूट गई। वही ये देख चाहत और अद्विक दोनों आदित्य के पास आए। वही ये गोली किसी और ने नहीं, चिराग के एक गार्ड ने चलाया था। चाहत आदित्य के हाथों को पकड़कर चिराग की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेविल को मारने की, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। पाउटिंग। वही अद्विक जो आदित्य के जख्मी हाथों को देखने में लगे हुआ था और आदित्य जो खा जाने वाले नजरों से उस गार्ड और चिराग को देखे जा रहा था। छोटा सा भूत। चाहत की बात सुन दोनों ही चाहत को देखने लगे। अद्विक ने चाहत के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सब याद आ गया? जिसे सुन चाहत ने कहा, क्या याद आ गया? चाहत की बात सुन जहां दोनों खुश थे वही फिर से उदास हो गए, पर कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि एक दिन चाहत को सब याद आ जाएगा। तभी चिराग की आवाज आई कि तुम दोनों ने ये मेरे साथ जो अभी अभी किया है ना, इसका खमियाजा तुम दोनों को भुगतना होगा। पाउटिंग। अब देखते जाओ ये चिराग मेहता क्या चीज है। पाउटिंग। चिराग की बातें सुन अद्विक और आदित्य को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चाहत चिराग की बातें सुन डर गई और आदित्य अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, देखो ये चिराग बहुत बड़े बाप का बिगड़ी हुई औलाद है। फ्यू।
मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अपनी जान बचना चाहते हैं तो प्लीज ये से चले जाएं, वरना ये आप दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फ्यू। वही चाहत की बात सुन और उनकी फिक्र करता देख आदित्य ने कहा, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा ही तो है कि वो हमें मार डालेगा, इससे तुम्हारे रास्ते का कटा हट जाएगा और तुम हमसे आज हो जाओगी। स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य की ये बात सुन चाहत ने कहा, देखिए सर, हम आप लोग की तरह नहीं है कि केवल अपनी ही खुशी देखे सामने वाला, चाहे जितने तकलीफ में हो। हमारे अंदर आप लोगों की तरह इंसानियत नहीं मरी है। पाउटिंग। इसलिए कह रहे हैं आप लोग ये से चले जाए। अद्वैत चाहत के करीब आते हुए कहा, जान आप चिंता मत करिए जरा, हाँ हम भी तो देखे इस चीज को कि केवल खाली पैकेट में हवा भरा हुआ है या वाकई ही में उसमें ताकत है। इतना कह अद्वैत ने चाहत को अपने बाहों में भर लिया और धीरे धीरे होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक आवाज आई, चुंबन का चिन्ह। तमन्ना बेटा। ये आवाज सुनते ही चाहत के कान खड़े हो गए और चाहत ने धीरे से कहा, माँ। चाहत के मुंह मां सुन आदित्य और अद्वैत की नजर सामने गई, जहां एक मिडिल एज की औरत रूही के साथ उनके पास चली आ रही थी। पाउटिंग। वही चाहत ने हकलाते हुए कहा, मां हमारा विश्वास करिए, हमने कुछ भी नहीं किया। वही वो महिला उनके पास पहुंचकर काफी गुस्से में बोली, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटी को परेशान करने के लिए? पाउटिंग। वही उस औरत की बात सुन आदित्य ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, आई थिंक हमें बैठकर बात कर लेनी चाहिए। जिसे सुन उस महिला को भी बात ठीक लगा, क्योंकि तमसा करने से उनकी बेटी और उनकी ही इज्जत खराब होती। कुछ देर बाद उसी होटल के बने एक रेस्टोरेंट में चाहत, अद्वैत, आदित्य और वो महिला रूही बैठी हुए थी। आदित्य के हाथों की पट्टी हो चुकी थी। तमन्ना के मां ने कहा, आप दोनों देखने में अच्छे घर से लगते हो और इज्जतदार भी, पर क्या ये आपको शोभा देता है कि किसी के घर के इज्जत के साथ खेलना? क्या आपकी मां ने लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया? पाउटिंग। वही उस औरत की बात सुन अद्वैत और आदित्य की गुस्सा तो बहुत आया, पर वो जानते थे इसमें उस महिला की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो उनकी जान की मां थी। आदित्य ने उस औरत से कहा, आप जिसे अपनी बेटी कह रही है वो किसी और की बेटी है और हमारी जान का नाम तमन्ना नहीं चाहत है, छोटा सा भूत। मुझे बातें घुमा फिरा के नहीं करनी, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपको हमारी जान यानी तमन्ना कहाँ मिली? आदित्य की बात सुन उस महिला की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी चाहत की आवाज आई, हाँ माँ, इन्हें बता दे कि हम कोई चाहत नहीं तमन्ना है। कल से ही इन्होंने हमें परेशान कर रखा है कि हम इनके पत्नी है। वही तमन्ना की माँ चाहत की बातें सुन धीरे से बोली, पत्नी। तभी अद्वैत ने कहा, जल्दी बताई, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। वही तमन्ना की माँ एक नजर चाहत को देख फिर हकलाते हुए बोली, हाँ ये बात सच है कि तमन्ना हमारी बेटी नहीं है। हमें तो तमन्ना जंगल में वो भी जख्मी हालत में मिली थी, कोल्ड स्वेट। आज से 2 साल पहले हम और हमारे ही बगल के पड़ोसी मुंबई गए थे। उसके पत्नी का इलाज चल रहा था। अक्सर वे मुंबई आया जाया करते रहते थे, तो वे एक बार हम भी ले गए। रात के वक्त जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारी टैक्सी खराब हो गई, जिसके कारण हमें वहां उतरना पड़ा। घना जंगल होने के कारण डर भी लग रहा था। टैक्सी बनने में समय लग रहा था। तभी हमें किसी की दर्द से करहाने की आवाज आई। हम थोड़ा आगे बढ़ के आवाज के दिशा में गए तो देखा कि तमन्ना वहां जख्मी हालातों में थी। फ्लस्ट उसके सर से खून निकल रहा था। हम दौड़ के उसके पास गए, तब तक तमन्ना बेहोश हो चुकी थी और जल्दी से मैंने आवाज लगी, जिसे सुन ड्राइवर और हमारे पड़ोसी आए। फ्लस्ट। फिर हम सब ने तमन्ना को गाड़ी में बिठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने तमन्ना का चेकअप किया और 1-2-3 दिन बाद तमन्ना को होश आया, पर तब तक वो सब कुछ भूल चुकी थी। कोल्ड स्वेट में भी इस दुनिया में अकेले ही थी। मेरा भी दिल करता था कि कोई मुझे माँ का कर बुलाए। बस तमन्ना को देखते ही मेरी इच्छा जागी। अब मैं तमन्ना का इलाज करने के बाद सीधा अपने साथ अपने यहाँ देहरादून ले आए। तब से तमन्ना हमारे साथ हमारी बेटी बन के रहती है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।